हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम एसएससी सीएचएसएल 2023 के हुए पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चारों शिफ्ट के पेपर होंगे। इसमें आपकी आगामी परीक्षा एसएससी एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। धुआंधार तरीके से हम एसएससी के लिए जो क्लास लेके आए हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देख के ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1918 इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो गांधी जी के बारे में कुछ आपको और महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। गांधी जी गुजरात जब वापस आए थे अफ्रीका से, तो उस दिन भारतीयों ने 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया। गांधी जी के अफ्रीका से वापस लौटने के लिए प्रेम भाव से 9 जनवरी 1915 को पहली बार क्या मनाया गया दोस्तों? प्रवासी दिवस मनाया गया। गांधी जी कब अफ्रीका से वापस लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 को। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती नदी किनारे, अहमदाबाद, गुजरात। अगर मैं बात करूं गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था दोस्तों? तो 1917 में चलाया गया था, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, किसानों के हित के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट बता दिए जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे आगे आगामी परीक्षा में। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को आप अच्छी तरह से पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन का आपको लेवल पता चल जाएगा, किस तरह से एसएससी डिपार्टमेंट हर प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। तो वीडियो में आप अच्छी तरह से देखते रहें और बने रहें। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले ने जीता है। नेक्स्ट, वर्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है दोस्तों। तो वर्ली चित्रकला जो है महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है? यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब, जे ध्यान रखना है आपको, कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है? रिपीटर, जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। तो यहाँ पर रिपीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमज़ोर संकेत प्राप्त करता है दोस्तों, और इसे पुनः प्रेषित करता है। तो ऑप्शन डी रिपीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया को 1240 में हटा दिया गया था। तो 1240 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 में हटा दिया गया था। इल्तुतमिश की पुत्री हैं, ध्यान रखना, रजिया सुल्तान। आपको कई बार परीक्षा में मिलेगा ये क्वेश्चन, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की पुत्री आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कर्नाटक संगीत डैश तक सीमित है? तो कर्नाटक जो संगीत है कर्नाटक में ही होगा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु और केरल में। तो यहाँ पर 4 राज्यों तक सीमित है, जो आपको इतना अच्छे से क्लियर नोट करके रखना है अपने ब्रेन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से कौन सा लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार हमने कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिया है। अगला, फीफा महिला विश्व कप 2023 मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ऑस्ट्रिया न्यूजीलैंड करेगा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करने जा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च जो किया है उड़ीसा सरकार, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा कथन सही नहीं है जो आपको ध्यान रखना है? तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो सही क्या है उनको भी हम ध्यान से समझेंगे। द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूति को बचाने या बेचने और खरीदने वाला बाजार है। द्वितीयक बाजार जो है पूर्व निर्गत प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना वाले बाजार है। नेक्स्ट, प्राथमिक बाजार को नए निर्गम बाजार के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन, आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कई बार जो फुल फॉर्म पूछा गया है, OMO का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगा, के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपको ध्यान रखना है, एक तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद MP दोस्तों, MP के बाद तब नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। इसे टॉपिक ऑफ कैंसर भी इंग्लिश में बोलते हैं। मिश्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो सही नहीं है जी, आपको ध्यान रखना। सही कौन कौन सा है पहले उसको समझ लो। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं और छोटे अवयव को विलेय कहते हैं दोस्तों। विलयन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है जिसे कणों का आकार बड़ा करते कुछ नहीं है विलयन से संबंधित, मिश्रण से संबंधित। तो आपको दोस्तों ये क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वायु दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वायु दाब जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर फ्लो करता है। जब हवा ठंडी होकर नीचे की ओर आती है दोस्तों तो उसे कहते हैं हाई प्रेशर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर। अब जब हवा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होकर उठती हैं तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं लो प्रेशर। तो आपको याद रखना है जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो समझ गए दोस्तों आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती हैं हवाएं। तो आप ध्यान रखना हमेशा कि हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, जो आपको याद रखना है। तो मैंने आपको साइन बना के दिखा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, धनोधर पहाड़ियाँ, धनोधर पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो धनोधर जो पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी इसका उत्तर दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोढेरा जो गांव है वो गुजरात में है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है तो लाला लाजपत राय भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब केसरी। तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं ओजोन जो परत है वो कितने किलोमीटर ऊंची है? तो 20 किलोमीटर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओजोन परत जो है जो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, 20 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और भी मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। क्षोभ मंडल में आप सारी मौसमी घटनाएं देखेंगे। क्या चीज़ देखेंगे दोस्तों? मौसमी घटनाएं, जैसे कि रिमझिम बारिश होना, ठीक है दोस्तों, बादलों का निर्माण होना, बढ़िया से स्नोफॉल होना, कोहरा, ओले, बारिश, ये सारी घटनाएं आप क्षोभ मंडल में देखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन से मंडल में हवाई जहाज़ों को उड़ाया जाता है या हवाई जहाज़ों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में तो आप देखेंगे कि मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं लेकिन समताप मंडल में ऐसी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो वहाँ पर आसमान साफ होता है, तो समताप मंडल में क्या करते हैं दोस्तों, हवाई जहाज़ के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, हवाई जहाज़ को उड़ाते हैं।
अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, थैलोफाइटा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, जेम्स चैडविक ने की थी। तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा दोस्तों। तो आप हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 355 इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, की का इस्तेमाल MS एक्सेल जो है ना दोस्तों, हाँ MS जो एक्सेल है, MS एक्सेल 365, तो यहाँ पर बात कर रहा है शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल+W का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए शेरशाह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिल्म जो है 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस के रूप में किसे फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, शेरशाह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो बांटो मापो के मानक नियत करना जे 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों आता है। तो बांटो और मापो के मानक नियत करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो यहाँ पर सोने के साथ जो और पाए जाते हैं, जिसे गोल्ड और भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, बिहार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा सोने का भंडार पाया जाता है कोलार गोल्ड फील्ड में दोस्तों। KGF आपने मूवी देखी होगी, तो वहीं पर इस चीज़ का वर्णन किया गया है। KGF कोलार गोल्ड फील्ड। तो KGF जो है यहीं पर कर्नाटक में इसकी शूटिंग हुई है KGF, तो आप समझ गए होंगे। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से क्लियर कर लिए हैं आपने। सोने के अयस्क बिहार में, अगर सोने की आपसे कहे भंडार, केवल सोना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 226। अगर यहाँ पर लिखा होता दोस्तों उच्चतम न्यायालय, क्या लिखा होता, उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्चतम न्यायालय, तो आंसर आपका बदल जाता, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, उच्चतम न्यायालय होता है या सर्वोच्चतम न्यायालय होता, तो आंसर अनुच्छेद 32 हो जाता। तो आपको दोनों याद रखना है। विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स इन ए स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट होता है, वहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक, उनकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्ट के लिए इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूट मतलब भारतीय वित्त संस्थान कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी। तो सेबी यहाँ पर क्या करता है, उसकी सेफ्टी करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेबी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क, कौन सी दोस्तों, वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो ऑप्शन बी आपका हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 के प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल और अल्ट प्लस यहाँ पर आई आपको दबाना पड़ेगा, तो आपका ये यहाँ पर प्रिंट पर व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है राजस्थान में है दोस्तों? किसका पूछ रहा है? राजस्थान का। माही का मध्य प्रदेश में, तापी का भी मध्य प्रदेश में, नर्मदा का भी मध्य प्रदेश में। बनास आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये राजस्थान में। अगला दोस्तों, किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो रॉजर फेडरर जो हैं टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी हैं दोस्तों, थे अब तो शायद संन्यास ले लिया है इन्होंने। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? नर्मदा नदी जो है अरब सागर में, माही नदी भी अरब सागर में, तापी नदी भी अरब सागर में। गोदावरी नदी जो है गोदावरी डेल्टा बनाती है और जाके बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, नर्मदा नदी, माही नदी, तापी नदी, ये तीनों की तीनों नदियाँ जो है ना ज्वार नद मुख बनाती हैं दोस्तों। क्या बनाती हैं? ज्वार नद मुख, ज्वार नदमुख बनाती हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। ज्वार नदमुख क्या होता है? आपने देखा होगा, ज्वार को बोलते हैं इंग्लिश में टाइड। टाइड निर्मा के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। टाइड निर्मा, अगर आप बाल्टी में उंगली डालेंगे और पानी को उंगली से घुमाएंगे, हाथ से घुमाएंगे, जो आपको एक चक्रवात सी उत्पत्ति दिखाई देती है, गोल गोल घूमता हुआ पानी दिखता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में घूमता हुआ दिखाई देता है। उसी टाइप का जब नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरे, तापी नदी गिरे, माही गिरे, साबरमती गिरे, तब वहाँ पर ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। उसी तरह की आकृति बन जाती है। इसलिए कहा जाता है नर्मदा तापी नदी जब अरब सागर में गिरती हैं तो वहाँ पर ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों पल्लवों की जो राजधानी थी कांचीपुरम थी दोस्तों। कहाँ पर थी? कांचीपुरम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको यहाँ पर बताना है अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 7516.6 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 7516.6 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बड़े बांधों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बड़े बांधों के संबंध में कौन सा कथन सही है जी आपको दोस्तों इसमें से बताना है। तो हम देखेंगे इनकी सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं, उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर बात सही है, बिल्कुल ये कह रहे हैं। इनकी पर्यावरणीय समस्या है कि क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विकास होता है, वन काटे जाते हैं तथा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की भी क्षति होती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए और बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन के चलेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो एक गधा था जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और भारत को हार का सामना करवाया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सिराजुद्दौला को हराया था इस गधे ने, और जो कि ये तरह की बहुत बड़ी हार थी भारत की। उसी समय से अंग्रेजों को यहाँ पर शासन करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी कलकत्ता में। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो प्रेमचंद्र जी जो हैं हमारे लेखक, प्रेमचंद्र जी ने मानसरोवर पुस्तक लिखी है दोस्तों। आगे की ओर चलेंगे। भारत में सितार के उस्ताद, सितार माएस्ट्रो के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में सितार उस्ताद के नाम से पंडित रविशंकर जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनवाया गया। प्रसिद्ध स्मारक जो था आरामबाग बाबर द्वारा बनाया गया, यह कहाँ पर है? आरामबाग। तो आरामबाग उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया। तो 1956 की औद्योगिक नीति जो थी द्वितीय पंचवर्षीय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा। होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला,
बड़ी मात्रा में कैंसर कोशिकाओं को मारती है, बड़ी मात्रा में कैंसर कोशिकाओं को मारती है, उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकल दी जाती हैं, शरीर से बाहर की ओर निकाल दी जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, तो बड़ी मात्रा में विकिरण चिकित्सा कैंसर कोशिकाओं को मारती है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडिएशन थेरेपी। निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो कोलॉइड फॉर्म का जो एक उदाहरण है स्पंज, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिन वीडियो को आप रोज देख रहे हैं वो मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ बना रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी हैं और मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेके आ रहा हूं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि 2023 में एसएससी एमटीएस के लिए उपयोगी ये क्लास है। और भी डिपार्टमेंट के लिए सीजीएल हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सभी के लिए यूज़फुल है। तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक करें और साथ ही साथ प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ आया सर हमारे लिए कितना बढ़िया कर रहे हैं जीके को लेके, तो आप भी हमारी वीडियो को देखा करें और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा नीति या विलय नीति के नाम से जाने वाला कौन गधा था? तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वुड डिस्पेच की भी इसी ने स्थापना की थी, पीडब्ल्यूडी की भी इसी ने स्थापना की थी, ध्यान रखना। इसी के शासनकाल में, गधे के शासनकाल में 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों चारों मैंने आपको बताए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहला, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल दाब होता है, बिल्कुल सही, 100% राइट, सीधा एनसीईआरटी से कॉपी कर दिया गया। द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं। द्रव बर्तनों की दीवारों पर अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो एकदम फैल जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो केवल पहला सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि सही नहीं है, तो आपका दूसरा सही नहीं है और साथ ही साथ तीसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो बार कोड रीडर नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग होता है। तो दक्षिण में छोटा जो अंडमान है निकोबार द्वीप सही से 10 डिग्री चैनल से वो अलग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो फील्ड मार्शल पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी सैम मानेकशॉ थे। सैम मानेकशॉ थे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष विश्व कप जो क्रिकेट का 2023 होने वाला है वो भारत में होने वाला है 2023 में, जो आपको याद रखना है, अक्टूबर नवंबर तक होगा शायद 2023 में। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है, मतलब छत्तीसगढ़ से निकलती है धमतरी नामक स्थान से। तो दोस्तों महानदी धत्तेरी मतलब धमतरी नामक स्थान से निकलती है छत्तीसगढ़ के बाद वो जाती है कहाँ पर? झारखंड, फिर उड़ीसा, इस तरह शायद आती है। तो मतलब छत्तीसगढ़ में भी बहती है, झारखंड में भी बहती है और उड़ीसा में महानदी द्रोणी का विस्तार पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसकी बहुत ही सहायक नदियाँ हैं, तो आपको याद रखना है। देखो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, याद आ गया। तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में बहते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है।
द्रोणी का यहाँ पर मतलब है इसकी और सहायक नदियाँ, तो और सहायक नदियाँ इसकी हैं तो जो कि झारखंड से भी निकलती है। कर्नाटका जो है, कर्नाटका दक्षिण में है तो वहाँ बहुत दूर है कर्नाटक से, तो आपको पता ही है महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकली है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है कावेरी नदी, कावेरी नदी निकली है, ध्यान रखना कर्नाटक के कावेरी निकलती है, ध्यान रखना आप लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक से, तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक्स इर्ज अक्रॉस डिफेंस स्टेट्स मतलब लीड्स 2022 में अचीव्स राज्यों में प्रथम स्थान पर आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था, तो स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया है INS विक्रांत, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 1 स्वर्ण पदक जीता, आपको याद रखना है किसने, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, तो आपको पता ही है Ctrl+S अपने दिमाग में दबा लीजिए, हर एक चीज़ आपके दिमाग में सेव होती चली जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तरीके या फिर प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण में नहीं होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नामक पहल का शुभारंभ 2022 अक्टूबर में किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है हर स्टार्ट नामक पहल का जो शुभारंभ किया है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने किया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक डैश खाता द्वारा एक वह खाता है जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तो यहाँ पर नोस्ट्रो की बात करना चाहता है। एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन के लिए या फिर उद्देश्य से आमतौर पर देश की मुद्रा में किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों नोस्ट्रो जो है वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेश में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको कुछ सामान लेना है विदेश से, तो आप क्या करेंगे, उस देश की मुद्रा को अपने यहाँ से भेज देंगे उस देश में और चीज़ खरीद के ले आएंगे दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक हमारा मध्य प्रदेश है, जिसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो अक्षय कुमार ने जो राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है रुस्तम फिल्म, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो लिंगराज मंदिर जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखना। जगन्नाथपुरी की यात्रा भी उड़ीसा राज्य से ही निकलती है। 10 का नोट जिसके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का जो चित्र बना है वो उड़ीसा से ही लिया गया है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों मतलब 50 से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है, तो इन्हें टैगा कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो भारत के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें टुंड्रा जनजाति प्रजाति कहा जाता है, टुंड्रा, तो ये जी अभी आपको याद रखना है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 के बीच जो शंकुधार वन पाए जाते हैं उन्हें टैगा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता, तो मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, मच्छर के काटने से फील पाँव हो जाता है,
लेकिन हेपेटाइटिस ये नहीं होता, ये यकृत से संबंधित रोग है, ये भी आप याद रखना। हेपेटाइटिस। धुसका। धुसका डैश राज्य का एक सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। तो धुसका, अरे भगवान, ऐसा नाम भी होता है कहीं, धुसका। धुसका झारखंड राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। पता नहीं दोस्तों धुसका क्या होता है, तो आप गूगल करके देख सकते हैं, व्हाट इज दिस धुसका, राइट। भारतीय संविधान का 42 संविधान अधिनियम संशोधन जो हुआ 1976 में, संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से इसमें कौन सा शब्द शामिल किया गया? तो इसमें पंथ निरपेक्ष बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, 3 शब्दों को इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। किस देश ने क्रिकेट के लिए महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने जीता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या आपस में बराबर होती है? बिल्कुल होती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है, तो इसमें 6 ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। मैं यहाँ पर बात करूँ कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि परमाणु यहाँ पर बात करूँ उसी की, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं कार्बन में, तो कितना हो गया? 12। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान और साथ ही साथ परमाणु द्रव्यमान और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है बराबर होता है। तो आपके दोनों के दोनों विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेजेंट किसने जीता है? तो खुशी पटेल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खुशी पटेल आपका द राइट आंसर। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 पेजेंट विन बाय खुशी पटेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो आपको अच्छे से पता है, कमला हैरिस, जो मध्य प्रदेश के नीचे जा आएंगे 3-4 राज्य नीचे, तमिलनाडु राज्य में चेन्नई की हैं कमला हैरिस। तो आपको याद रखना है कमला हैरिस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ और सोर्स निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो विटामिन ए में हमें पपीता मिलता है, मतलब बिल्कुल सही, पपीता से हमें विटामिन ए मिलता है, 100% राइट। और लोहा से हमें मतलब किस में मिलता है? लोहा पालक में। तो पालक में आयरन पाया जाता है, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इन ह्यूमंस द नेक इज ज्वाइंड बाय द हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स? डोंट वरी डियर, हम बचपन से ही अंग्रेजी पढ़े हैं तो हम आराम से इसका आंसर भी हिंदी में समझते हुए लगा देंगे। तो डोंट वरी, अंडरस्टैंड वाई मी। इन ह्यूमंस द नेक इज जॉइंट बाय द हेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स? कहने का मतलब है दोस्तों कि मानव में, इन ह्यूमंस मतलब मानव में, नेक मतलब गर्दन, गर्दन के जॉइंट बाय हेड मतलब गर्दन और जो सिर जोड़ा होता है ना दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स, तो उस जॉइंट को क्या कहा जाता है? तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसे पिवोटल जॉइंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसे? पिवोटल जॉइंट बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि जो खोपड़िया और ये हो गया गला, तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस जॉइंट को पिवोटल जॉइंट इज कॉल्ड। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अगला, 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको अच्छे से पता है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। इस्तमरारी बंदोबस्त जब शुरू किया गया 1793 में, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा डैश राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है। एरिड सॉइल को हम क्या कहते हैं, एरिड सॉइल को हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं दोस्तों। तो एरिड सॉइल को क्या कहते हैं, डेजर्ट सॉइल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एरिड सॉइल को डेजर्ट सॉइल। एरिड का मतलब होता है अम्लीय, एरिड, और डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तानी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एरिड सॉइल आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलपमेंट इन डैश, मतलब कहाँ पर डेवलप होती है जी आप, मतलब, और विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्ट एरिड टोपोग्राफी। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो एरिड सॉइल को याद रखेंगे। एरिड सॉइल मतलब अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अम्लीय मृदा को हम डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी मृदा भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी तरह से आपके दिमाग में बैठा दिया, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद दूसरा डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद दूसरा वाला है वो नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वार्षिक दर पर वृद्धि हुई थी दोस्तों। तो हर साल 1.64% की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1.64% 2001 से 2011 तक जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर था। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआरवी। तो एनसीआरवी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनसीआरवी का जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों आ गया वही गधे का नाम, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक उसने शासन किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस टीम में कौन से खिलाड़ी होते हैं। प्लेयर्स इन टीम मतलब टीम के अंदर खिलाड़ी, और स्पोर्ट मतलब खेल। करेक्ट आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पूछ रहा है बास्केटबॉल में 11, बिल्कुल गलत। वॉलीबॉल में 11, ये भी बिल्कुल गलत। तो दोनों आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में छाप के बता देंगे कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, साथ ही साथ वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 6371। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो 6371 पृथ्वी की त्रिज्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो राफेल नडाल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के 6वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संविधान के यहाँ पर 9वें के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है। तो यहाँ पर स्थानिक जो प्रजाति है वो आपका निकोबारी कबूतर। तो निकोबारी कबूतर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो स्थानिक प्रजाति है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। उससे पहले हम आपसे विदाई लेंगे। तो आपने हमारी वीडियो को अच्छे से समझा है तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने लोगों में जितने भी हैं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।